हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और सभी की जेईई एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। और आईआईटी जेईई मेंस एकेडमी ने जो रैंकर प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किया है, इसमें आपको 100 जेईई एडवांस मैथ्स डीपीपी प्रोवाइड की जा रही है। आई एम श्योर कि आप इन सभी डीपीपीज को बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे और साथ के साथ इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। हर प्रॉब्लम में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। वेल, स्टार्ट करते हैं। आज अपना डे 35 रहेगा। डे 35 का अपना टास्क क्या है? डीपीपी नंबर 35। ठीक है, तो पहले इसका पैटर्न समझते हैं। इसे मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है 1 to 4, मतलब 4 मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आ गए। देन उसके बाद एक पैराग्राफ है 5 to 6 ना, पैराग्राफ आ गया। देन हमारे पास में न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम 7 to 10, मीन्स 4 हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है बच्चों, नाउ तो स्टार्ट करें। बाद में इसका आंसर की दे रखा है। नाउ तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट प्रॉब्लम आप लोगों ने ट्राई किया होगा, तो ये बहुत ही कॉमन और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। मतलब जनरली आप क्लास में आप सीखते हैं ना, एक कंसेप्ट रहता है जो जनरली क्लास में आपको सिखाया ही जाता है। नाउ तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है कि एक सर्कल एस हैविंग सेंटर अल्फा कॉमा बीटा, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या अल्फा कॉमा बीटा है, इंटरसेक्ट at 3 point A, B, C such that normal at A, B, C are concurrent at point 9, 6 for parabola y square is equal to 4x and OH origin। मीन्स क्या दे रखा है? एक सर्कल है जो क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है एट द पॉइंट A, B, C सच दैट कि इन पॉइंट्स पर अगर हम जब नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, वो सारे के सारे नॉर्मल कहाँ कॉन्करेंट होते हैं? एट द पॉइंट 9, 6। इट मीन्स कि आपको इतना पढ़ने के बाद में तुरंत समझ में आना चाहिए कि ए, बी और सी हमारे पास में क्या है? को नॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है, ए बी सी हमारे पास में क्या आ गए? को नॉर्मल पॉइंट्स है। आगे क्या पूछा हुआ है? सम ऑफ ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखें, सम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल्स एट पॉइंट ए, बी, सी। मतलब सम ऑफ द स्लोप आपसे नहीं पूछा है, क्या पूछा है? सम ऑफ द मॉड ऑफ द स्लोप पूछा हुआ है। सम ऑफ मॉडुलस ऑफ स्लोप्स है ना, तो हमारे पास में m1 स्लोप का इसका मॉडुलस m1 आ गया, m2 स्लोप का मॉडुलस m2 मान लेते हैं। इस तरह से अगर तीन नॉर्मल्स आ रहे हैं तो तीनों का m3 ऐसे मॉडुलस, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका वैल्यू 6 है या नहीं। आगे पूछा हुआ अल्फा प्लस बीटा, मतलब सेंटर्स के बारे में ना, सेंटर आप अगर निकाल पाए अल्फा प्लस बीटा हम कैलकुलेट कर लेंगे। आगे पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल हैविंग नेगेटिव स्लोप इज 2। ठीक है, यहाँ तक आप सुने। सर्कल आल्सो पासेस थ्रू द ओरिजिन, सर्कल क्या ओरिजिन से पास करता है? हाँ देखो, इसका आंसर आप डायरेक्ट अभी टिक कर सकते हैं कि यस, कि सर्कल क्या करता है? पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओ से पास करेगा। ओ क्या है? वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला। मीन्स क्या कंसेप्ट होता है? कंसेप्ट ये होता है, अगर मान लो कि ये पैराबोला है, यहाँ पर एक पॉइंट आपने ये लिया, एक पॉइंट बी ले लेते हैं, एक पॉइंट सी ले लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया और यहाँ हमने एक ऐसे नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक है, तीनों इस पॉइंट पे कॉन्करेंट हो रहे हैं, कुछ ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉन्करेंट है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सर्कल थ्रू द को नॉर्मल पॉइंट्स, सर्कल जो को नॉर्मल पॉइंट से पास करता है, इट पासिस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। डायग्राम से मत जाइएगा, डायग्राम थोड़ा गड़बड़ है, मतलब प्रॉपर डायग्राम नहीं आता है। और वैसे भी आपको मेरे डायग्राम पता ही होगा ना, मेरे क्या मतलब मोस्ट ऑफ सभी के डायग्राम ऐसे ही बनते हैं ना, कुछ ही लोगों के अच्छे बनते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, नाउ तो प्रॉब्लम को स्टार्ट किया जाए। अब देखो, प्रॉब्लम को हम क्या रिवर्स तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। सर्कल हमारे पास दे रखा है, सेंटर अल्फा कॉमा बीटा इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए, बी, सी। उल्टा चलते हैं हमने, हमारे पास तो पॉइंट ए बी सी है, इन तीनों पॉइंट से पास करता है। और सपोज करो देखो, नॉर्मल्स आप लिख लोगे आसानी से ना, पैराबोला पर नॉर्मल इजीली लिखे जा सकते हैं। तो नॉर्मल जब आप लिखोगे तो नॉर्मल सभी के सभी 9,6 ये कॉन्करेंट पॉइंट है। तो हम एक काम करते हैं, पहले नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं। पहले पॉइंट ए, बी और सी फाइंड आउट हो जाएंगे, फिर 3 पॉइंट से पास करता हुआ सर्कल लिख लेंगे, देन प्रॉब्लम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आई होप मैं आपको बात समझा पाया है ना। ना तो देखो, आप समझते हैं कि पैराबोला हमारे पास में क्या दे रखा है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अच्छा, इस पैराबोला के लिए खास बात क्या? ए का वैल्यू 1 है। ठीक है, अगर पैराबोला पे अगर आपको नॉर्मल लिखना है तो नॉर्मल कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ऑफ 2am माइनस ऑफ am3। ये नॉर्मल आ गया। ठीक है, ए का वैल्यू 1 हमने यहाँ पुट कर दिया। अच्छा, इस नॉर्मल जब आप लिखते हैं ना किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं? am स्क्वायर माइनस ऑफ 2am, ये आता है ना। ये नॉर्मल किसका है? एट पॉइंट am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am। अब देखो बच्चों, ये सब बातें ना आपको याद रहनी चाहिए ना।
अगर आपको ये सब याद नहीं है तो मतलब बहुत बेकार बात है ना। अब मान लो आपने क्या किया, इस पर ए पे नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो ये कहाँ से पास कर रहा है, पासिस थ्रू पॉइंट, ठीक है, 9,6। ऐसे ही करते हैं आप लोगों ना। तो जब इसको सेटिस्फाई करा है तो 6 तो यहाँ कहीं आ जाएगा, y का वैल्यू 6 आ गया, m x का वैल्यू 9 आपने यहाँ डाल दिया तो 9m तो यहाँ से आ गया, a का वैल्यू 1 है तो -2m हमने यहाँ से लिखा -m3। अच्छा ध्यान से अगर देखें तो ये तो क्या आ गया, m a क्यूबिक आ गया, इसको इस साइड ले आता हूँ तो m क्यू इधर आया, -7m यहाँ से आ जाएगा, प्लस का 6 = 0 आ गया। अच्छा m a क्यूबिक आया और क्यूबिक को अगर ध्यान से देखें तो क्या आ रहा है, m माइनस मतलब m बराबर 1, इसको m = 1 सेटिस्फाइंग दिस क्यूबिक है ना। तो आप एक बात कह सकते हैं कि भाई m-1 इसका एक फैक्टर होगा, अंदर एक क्वाड्रेटिक आएगा तो ठीक है, क्वाड्रेटिक आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी हेल्प से ऊपर वाली क्यूबिक बनानी है। आई थिंक आप सभी लोगों को ये फैक्टर करना आता होगा ना। एम क्यू चाहिए तो यहाँ पर ये देखो क्वाड्रेटिक आएगा मतलब एम स्क्वायर का टर्म आएगा, एम का टर्म आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा, ठीक है। एम स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि ऊपर के एम क्यू कॉफिशिएंट 1 आ रहा है, मल्टीप्लाई किया तो एम क्यू बनेगा, यहाँ से कॉफिशिएंट 1 चाहिए तो 1.m²। फिर उसके बाद आप कांस्टेंट टर्म को मैनेज करिए, यहाँ +6 है, यहाँ -1 है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे तभी तो कांस्टेंट आएगा, इट मीन कि यहाँ -6 आ रहा होगा, ठीक है। ये आ गया। देन अब m को मैनेज करना है ना, तो m का कोफिशिएंट निकालो। m का कोफिशिएंट कैसे निकालो, जो m को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो -6m, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो -m आ रहा होगा ना, माइनस यहाँ लैम्डा मान लो थोड़ी देर के लिए, तो -6 माइनस लैम्डा, और कोफिशिएंट ऑफ m कितना आ रहा है, -7 यहाँ से आया, तो इट मीन कि लैम्डा का वैल्यू अगर कितना आ जाएगा हमारे पास में, +1 आ गया, तो लैम्डा का वैल्यू +1 लिख दिया हमने, तो 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है ना। ना अब ध्यान से देखें तो ये तो क्या बन गया, m में हमारे पास m-1 इसका फैक्टर है, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं हम, -6 हमें चाहिए ना, सॉरी सही क्या है ना फैक्टर, एक बार चेक कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे इतना आना चाहिए ना, बिल्कुल सही है, तो m+2 एक बार चेक करते हैं ना, रुको, यहाँ से हमारे पास में कितना आएगा, -6m यहाँ से आ गया, और लैम्डा माइनस लैम्डा है तो -6 माइनस लैम्डा दैट इक्वल्स टू -7, लैम्डा इधर गया, इधर जाएगा +7 आ जाएगा, तो लैम्डा का वैल्यू तो कितना आ गया, +1 आ रहा है, ठीक है। तो फैक्टर्स करेंगे तो m+3 इंटू m-2, यही फैक्टर्स आएंगे। इन दोनों को देखो मल्टीप्लाई किया तो -6 आ गया, 3m -2m प्लस का m आ रहा है, मतलब ये आ गया ना, ठीक बात है ना। अब देखो यहाँ से अगर बात को समझा जाए तो m की अगर मैं वैल्यूज लिखूँ तो m का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, -3 आ गया और 2 आ गया, ये वैल्यूज आई हैं। इट मीन कि m के हमारे पास 3 वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। आपने किया होगा क्लास में इस तरह की प्रॉब्लम्स, किसी एक पॉइंट पर नॉर्मल लिखते हैं, मतलब अच्छा m स्लोप का आपने नॉर्मल लिखा, मतलब m1 स्लोप का नॉर्मल, इस पॉइंट पर नॉर्मल, अच्छा एक m2 स्लोप का नॉर्मल, अच्छा एक और m3 स्लोप का नॉर्मल, तीनों की तीनों कहाँ से पास करेंगे, पॉइंट 9,6 से पास करेंगे ना, ठीक है। तो इतनी बात आपको मालूम चली। तो हमारे पास जो स्लोप्स आए तो क्या क्या स्लोप्स आ गए, पहला स्लोप तो आ गया m1, मान लेते हैं कि एक का स्लोप आ गया m1 1 आ रहा है, दूसरे का स्लोप कितना है m2 -3 मान लेते हैं, और तीसरे का स्लोप मान लेते हैं हमारे पास में 2 आ गया। अच्छा किस पॉइंट पर आ रहे होंगे, पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट लिखें तो कितना आ जाएगा, am² माइनस ऑफ 2am, तो a का वैल्यू तो 1 है, m² है ना, m का वैल्यू डाल देते हैं ना, मतलब ये क्या लिखा हुआ, m² माइनस ऑफ 2m, ठीक है। तो m का वैल्यू आपने 1 डाल दिया तो 1 यहाँ डाल दिया, तो एक पॉइंट तो आ गया, ये आ गया जो नॉर्मल बनेगा है ना 1 स्लोप का, वो 1 का -2 पर आएगा। दूसरा हमारे पास में -3 स्लोप का नॉर्मल, तो 9 यहाँ पर m का वैल्यू -3 यहाँ डाला तो यहाँ कितना जाएगा, +6 आ जाएगा, ठीक है ना। 9,6 ना, ओके। 3 पर अगर हमने यहाँ पर 3 डालते ना, सॉरी m का वैल्यू अपने 2 डाला तो कितना आ गया, तो 4 आ गया, और यहाँ कितना आ गया, 2 डालेंगे तो -4 आ गया। अच्छा एक बात आपको मालूम चली है ना, कि ये जो नॉर्मल आ रहा है ना हमारे पास में 9,6, वो तीसरा ये 9,6 तो हमारे पास ये पॉइंट ही है, इट मीन कि भैया ये पॉइंट कहाँ पर, इस पॉइंट पर नॉर्मल, इस पॉइंट पर नॉर्मल, ये पैराबोला पर ही लाई कर रहा है। देखो अब 9,6 को अगर आप पैराबोला की क्वेश्चन में सेटिस्फाई कराएं तो पैराबोला की क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या किया, 9 यहाँ पर पुट किया, y का वैल्यू जब 9 यहाँ पुट कराएंगे तो कितना, सॉरी x का वैल्यू 9 पुट किया 36 तो यहाँ से आया, और 6 यहाँ पुट किया तो कितना है 36 आया, मतलब ये वाला पॉइंट कहाँ आ रहा है, पैराबोला पर ही आ रहा है, ठीक है ना। चलो अल्टीमेटली आपको ये बात तो समझ में आई, ठीक है। नाउ अब देखो पॉइंट को समझिए, ये 3 पॉइंट्स आ गए ना, सर्कल क्या कर रहा है, इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। अच्छा 3 पॉइंट से पास करता हुआ सर्कल तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ, ठीक। चलो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रखा है, सम ऑफ मॉड्यूलस है ना ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट a, b, c इज 6,
हाँ ठीक है, सम ऑफ स्लोप निकालने ऑफ मैग्नीट्यूड का ना, तो 1 + 3 + 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो अपना करेक्ट है, फर्स्ट में तो कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, डी भी अपना करेक्ट था जो हम पहले डिसाइड कर चुके थे ना। ठीक है, तो ए और डी तो आगे जो है ना, वैसे ऑप्शन सब ऊपर लिखा हुआ है तो यहीं से देख लेते हैं ना, ए और बी तो ए और डी तो अपना मैच हो गया ना। अब बी की बात कर रहे हैं, मतलब सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं कि सेंटर निकाल पाएंगे क्या। हाँ ये बड़े आसानी से निकाल सकते हो सेंटर। भाई 3 पॉइंट से पास करता हुआ सर्कल आपको लिखना है। तो देखो बच्चों, कभी भी आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर हमें लिखना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स, देखो ये बहुत आसान बात है कि 3 पॉइंट से पास करता हुआ सर्कल लिखना। ठीक है, बट इसका मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, ट्रिक मतलब तरीका, ट्रिक तो नहीं कहेंगे, एक बढ़िया मेथड कहेंगे आपको ना, बहुत बढ़िया मेथड, कि आप क्या कराओ, कभी भी अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको लिखना है थ्रू 3 पॉइंट्स, तो आप लिखो इक्वेशन ऑफ सर्कल, आप लिखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल लिखते हैं हम, फैमिली ऑफ सर्कल थ्रू 2 पॉइंट्स। अब पहले 2 पॉइंट से पास करता हुआ फैमिली ऑफ सर्कल लिखो, तो हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को ले लिया। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से पास करता हुआ फैमिली ऑफ सर्कल लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को डायमीटर मानते हुए आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखा, तो कितना जाएगा x-1 यहाँ से आया, x-9 यहाँ से आया, प्लस में y+2 यहाँ से आया, और y-6 इतना आ गया, प्लस साइन लैम्डा। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, डायमीटर की तरह हो जाएगा ना, ए और बी पॉइंट मान लेते हैं। ए बी लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, तो पहले तो आप स्लोप ऑफ ए बी लिखिए, स्लोप ऑफ ए बी लिखेंगे तो y2 - y1, तो चलो 8 यहाँ पर आ गया, 9 - 1 करेंगे तो कौन 8 आ जाएगा, 1 आ गया। स्लोप 1 आ गया तो लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो y - y1, चलो यहाँ ले लेते हैं, +2 हो जाएगा, 1 यहाँ से आ गया, x- ऑफ x1 यहाँ से आया। ठीक है, तो y+2 बराबर कितना आ जाएगा, x-1, इसको उधर साइड ले गए ना, तो x - y - 3 = 0। तो हमारे पास क्या आ गया, x - y - 3 = 0। ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, मतलब इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल। अब आपको 3 पॉइंट से पास करता हुआ सर्कल लिखना है। भाई आपने क्या किया, मान लो कि ये 2 पॉइंट थे ए और बी, इन दोनों को डायमीटर मानते हुए सर्कल ले लिया, तो ऐसे तो भैया इन दोनों पॉइंट से पास करता हुआ सर्कल लिखा, जब ए और बी को डायमीटर मानते हुए आपने ऐसे लिखा, एक सर्कल ये आ गया, ऐसे एक सर्कल ये आ जाएगा, ऐसे ही हमारे पास में एस प्लस लैम्डा एल तो यहाँ ले लिया, तो इन दो पॉइंट से पास करता हुआ कितने सारे सर्कल होंगे, इनफाइनाइट सर्कल होंगे, तो एक सर्कल ये होगा, एक सर्कल ये होगा, एक सर्कल ऐसे कुछ आ रहा होगा। आपको मान लो ये पर्टिकुलर सर्कल ये चाहिए जो इस वाले पॉइंट 4, -4 से भी पास करे। अब देखो आपको सर्कल निकालना है जो 4, -4 से पास करे, तो इट मीन कि क्या कराएंगे, 4, -4 यहाँ सेटिस्फाई कराएंगे। x का वैल्यू अपने 4 डाला है यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x का वैल्यू अगर 4 यहाँ डालेंगे कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू अपने -4 डाला, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। -4 जब यहाँ डालेंगे तो कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा, प्लस टाइम्स ऑफ लैम्डा यहाँ पे लिखा। x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू -4 है, तो कितना आ गया, प्लस का 8 -3 कितना आ जाएगा, 5 आ गया, दैट इक्वल टू 0 है ना। ना इसको देखें तो यहाँ कितना लिखा हुआ, प्लस का 20 यहाँ से लिखा हुआ और -15 यहाँ से लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से कितना आ गया, प्लस का 5 आ गया। इट मीन कि ओवरऑल को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, -1 आएगा। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू अब यहाँ डाल देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सर्कल आ गया जो इन तीनों पॉइंट से पास करे। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल मुझे लिखना रहेगा, तो x² तो यहाँ से आया -9x, और ये हो जाएगा माइनस का 10x प्लस का 9, तो यहाँ से आया प्लस साइन। y² हमने यहाँ से लिखा प्लस का 2y, यहाँ से आ जाएगा -4y -12 हमने यहाँ से लिखा। लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आया, तो यहाँ तो आ गया -x दैट इज +y, और +3 = 0 आया। ठीक है, नाउ आगे इसको हटाते हैं, ये गड़बड़ हो रहा है। ठीक है ना, नाउ अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कितना है, x² का टर्म आया प्लस y² का टर्म आया, -10x यहाँ से लिखा है, -x यहाँ लिखा हुआ है, कितना हो गया, -11x आ गया। -4y यहाँ से आ रहा है, प्लस का y यहाँ से आया, तो ये कितना आ जाएगा, -3y यहाँ से आ गया। ठीक है, -x -4y यहाँ से आया, प्लस का y यहाँ से आया, तो -3y और प्लस कुछ कांस्टेंट बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर सेंटर के बारे में बात करें तो कितना है, 11/2, 3/2, ये सेंटर आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, इफ fx = ये टर्म दे रखा है ना, प्लस साइन,
दिस टर्म है ना। देन आपसे पूछा होगा एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1, एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट, एफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू एज है ना, एंड एक्स इक्वल्स टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, इनके बारे में आपसे पूछा हुआ है। तो मेनली तो आपको क्या है कि इसको अगर इस तरह के अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो पहला काम तो क्या करना चाहिए, इसका डायग्राम बनाना चाहिए ना। बट डायग्राम जब इसका आप डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम बनाने में काफी आपको मेहनत लगेगी ना। तो क्या और लॉजिक आप सोच सकते हैं। अच्छा, इस प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से आप देखिए, इस वाली टर्म को आप देखो, यहाँ पर ये टर्म दिखा और एक इस टर्म को देखिए, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर देखो, इन यहाँ इस टर्म को देखो, कंप्लीट टर्म को, और इस टर्म को आप देखिए, यहाँ पर इन दोनों का सम आ रहा है और इसका मॉड ले रखा है। तो इसका देखो, ये अंदर एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसके मॉड का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो मॉड हटा करके आप विदाउट मॉड भी इसको डायरेक्ट लिख सकते हो ना, इस बाहर वाले मॉड को हटा सकते हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अंदर वाले मॉड को नहीं। ठीक है, अब देखो जैसे आपने इस तरह की टर्म्स देखते हो तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए, क्या क्लिक करना चाहिए कि अच्छा इस तरह की टर्म्स कहाँ आती हैं। तो देखो पहली बात तो देखो आपको एक कंसेप्ट ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इन दोनों में से मैक्सिमम क्या रहेगा हमारे पास में, तो क्या आएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, प्लस साइन ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स अपॉन में 2 आएगा। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स लिखना है तो इसके लिए क्या रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट आता है। इस रिजल्ट को अच्छे ढंग से आप याद रखिए ना। कैसे, देखो प्रूफ करना बहुत आसान बात है ना। मान लो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या एफ एक्स है, एफ एक्स बड़ा है तो बाहर क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। अगर एफ एक्स बड़ा है तो जी एक्स छोटा है तो ये कैसे आएगा, पॉजिटिव खुलेगा ना मॉड। तो जी एक्स से जी एक्स कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स बराबर अपॉन में 2 लिखा हुआ है, तो फाइनली कितना आ गया, एफ एक्स आ गया। ठीक है, सिमिलरली आप जी एक्स के लिए वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ के साथ एक और रिजल्ट आप याद रखो, मिनिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स। आपको अगर ये लिखना है तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, माइनस साइन ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, नाउ देखो इन दोनों में से मिनिमम वेरीफाई कैसे कर सकते हो, इन दोनों का मिनिमम चाहिए तो मान लो कि एफ एक्स मिनिमम है तो एफ एक्स को आपने बाहर निकाल दिया। ठीक है, यहाँ से एफ एक्स आएगा ना। अगर एफ एक्स मिनिमम है तो ये छोटा नंबर रहा, ये बड़ा नंबर रहा, तो ये क्या है, मॉड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव आनी है तो मॉड कैसे खुलेगा, माइनस साइन से, तो माइनस माइनस है कितना हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो जी एक्स कैंसिल हो गया, ऊपर 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स अपॉन में 2 आया, मतलब फाइनली एफ एक्स आ गया ना। कहने वाली बात ये है ना। तो इन दोनों रिजल्ट्स को आप ध्यान रखिए। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स को आप देखिए, क्या ये जैसा लिखा हुआ है, क्या ये बिल्कुल लिखा हुआ है। कैसे, यहाँ पर ये एफ एक्स है प्लस जी एक्स है, मतलब ये वाला इससे मैच कर रहा है। ठीक है, ब्लू कलर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखें तो एफ एक्स माइनस जी एक्स कुछ ऐसे लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है ना। तो इट मीन कि मेरे कहने का मतलब ये रहा कि इस वाले हिस्से को, तो जो एफ एक्स था हमारे पास में, एफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स को आई कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम ऑफ दिस कॉमा दिस, ये बोल सकते हैं। एक फंक्शन तो कितना है, ये आया मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। दूसरा फंक्शन कितना लिखा हुआ है, मॉड ऑफ 2x माइनस 1। इन दोनों का सब मैक्सिमम है ना हमें चाहिए, यही तो एफ एक्स है, बिल्कुल है ना। जैसे आपको अगर ये बात समझ में आ गई, अब प्रॉब्लम आपके लिए बहुत आसान हो गया। अब प्रॉब्लम में से कोई भी दम नहीं रही। अब आगे सिंपलीफाई कैसे करेंगे, बहुत आसान बात है, दोनों का ग्राफ बनाएंगे ना। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, पहले तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अच्छा देखो, इसका ग्राफ सभी बच्चों को याद होना चाहिए, मैं यहाँ ट्रिक सिखा देता हूँ कैसे बनाओगे आप लोग। जीरो तो हमने यहाँ ले लिया, एक्स इज इक्वल टू 1 का एक लाइन हमने ड्रॉ किया, दिस इज द एक्स इक्वल टू 1 का लाइन। ये 1 पे जीरो हो रहा है, 3 पे जीरो हो रहा है, तो एक एक्स इक्वल टू 3 का लाइन। ये छोटा सा ग्राफ है ना, याद ही रहता है। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है, 2 आया, तो बाई बराबर 2 की लाइन ऐसे ड्रॉ करो, तो बाई बराबर 2 की लाइन आपने ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसके बाद में क्या रहे, इधर तो ग्राफ कुछ ऐसा चला जाएगा और इधर कुछ ग्राफ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा, और ये जो लाइन आ रही है ये कौन सा आएगा, y इक्वल टू 2 का लाइन आएगा। अच्छा, x इक्वल टू 0 अगर डालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, वैल्यू 4 आ जाएगा, 0,4। ठीक है, नाउ ये तो हमने इसका ग्राफ बना दिया ना। मुझे किसका ग्राफ बनाना, आगे इसका ग्राफ और बनाते हैं। कैसे बनाओगे आप लोग, x इक्वल टू हाफ का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको आप ओरिजिन मानोगे, तो x को जब ओरिजिन मानेंगे तो x इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो मतलब कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ से कट करेगा, कुछ ऐसे ग्राफ आया। अच्छा, एक और बात समझिए ना, इस लाइन का अगर आपको इक्वेशन लिखना है तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं ना, 1 से पहले, तो माइनस एक्स प्लस 1 आएगा और ये आएगा माइनस एक्स प्लस का 3। मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, इसका जो स्लोप आ रहा है वो -2 आ रहा है
और इससे पहले अगर जाएंगे तो हाफ से पहले जाएंगे तो इसका स्लोप भी -2 आएगा, मतलब दोनों लाइन ऐसे पैरेलल होंगी। ठीक है, अब लाइन कुछ ऐसे जाएगा ना, 1 पे वैल्यू देखो, x=1 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है, मतलब लाइन कुछ ऐसे यहाँ कहीं मान लेते हैं 1 पे वैल्यू ये आया। ठीक है, यहाँ 1 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अच्छा 3 पे वैल्यू कितना आ रहा है, इसमें 3 डालते हैं, तो 3 डालने पे कितना आ जाएगा, यहाँ 6 आएगा, -1 तो 5 आ गया ना, तो 3 पे वैल्यू 5 आ रहा है, तो कुछ ऐसे जाएगा और लाइन ऐसे पैरेलल हो जाना है इसके ना, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस बनेंगी। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो कुछ इस तरह से है ना। अब देखो पॉइंट समझिए ना क्या कहना चाह रहा है वो, इन दोनों का मैक्सिमम 2 से तो कोई मतलब नहीं पड़ता, क्योंकि 2 तो क्या है वाई एक्सिस के अलोंग स्ट्रेच करेगा ग्राफ को ना, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब क्या करना है, इन दोनों में से मैक्सिमम चाहिए, तो इन दोनों से मैक्सिमम जो ऊपर आ रहा है वो मैक्सिमम होगा, ये आ गया हमारे पास इसका मैक्सिमम। फिर इन दोनों में से जो ऊपर आया ये आया मैक्सिमम, फिर इन दोनों में से देखा जाए तो ये मैक्सिमम आया। तो अल्टीमेटली जो ग्रीन डायग्राम आपको दिख रहा है, ग्रीन में जो आपको दिख रहा है ना, यही हमारे पास में इस एफ एक्स का डायग्राम है। ठीक है, अच्छा इस लाइन की अगर इक्वेशन देखें तो क्या आ जाएगा, y बराबर 2x माइनस 1 आ जाएगा ना, x इक्वल टू हाफ के बाद, तो यही इसका डेफिनेशन आएगा। इस लाइन को अगर आपने देखा है तो y इक्वल टू 2 की लाइन है, y बराबर 2 हमने यहाँ डाल दिया तो x का वैल्यू कितना है 3/2, मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है 3/2 आया। ठीक है, ये अल्टीमेटली ग्राफ आया ना। अब देखो प्रॉब्लम, जैसे आपको अगर इतनी बात आपको पता था ना, तो ये सब काम करने में हार्डली आपको 1 मिनट लगता है ना, जो मुझे समझाने में 3-4 मिनट लगे, आप 4-5 मिनट लगे, जो भी लगा वटेवर। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या पूछना चाह रहा है, एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 1। हाँ भाई x इक्वल टू 1 पर नॉन डिफरेंशियबल है, 3/2 पे भी कैसा है, नॉन डिफरेंशियबल है, मतलब a भी सही है और b भी सही है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। तीसरा बोला एफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू इज 2, एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू 2 सही है, एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू 2 आ रहा है, ये बात भी सही है। आगे बोला है कि एफ एक्स, ये कुछ साफ कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, x इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये जो आ रहा है ना x इक्वल टू 1, क्या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है क्या। पहली बात देखो, इस वाली प्रॉब्लम में अगर मैं देखूं, अगर बात की जाए, यही वाला जो कंसेप्ट, यही वाला जो ऑप्शन है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, मतलब ये मैक्सिमम बच्चों का गलत हो जाता है। वो क्या करते हैं कि इस वाले पॉइंट को लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा ना, सॉरी लोकल मिनिमा ना, मतलब ये लोकल मिनिमा का पॉइंट बच्चे बोल देते हैं ना। अच्छा, लोकल मिनिमा का पॉइंट तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि लोकल मिनिमा होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका नेबरहुड पे जो वैल्यूज है उन दोनों से वो कैसा होना चाहिए, एग्जैक्ट छोटा होना चाहिए, ये होता है लोकल मिनिमा। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होगा, इसका आंसर को टिक किया, सही टिक किया होगा, जबकि ये नहीं होना है। मतलब इस वाले पार्ट में अगर देखा जाए तो डी जो है वो सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, इस बात को ध्यान रखना है। सॉरी, डी नहीं आएगा, मतलब एक्स इक्वल टू 1 इज नॉट ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है ना, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट नहीं है। समझ गए आप मेरी बात, आई होप आपको यहाँ तक की बात तो समझ में आई है ना। नाउ अब आगे मूव करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये आपने किया होगा ना, इसको लेने के पीछे पर्पज कुछ नहीं था, बस प्रैक्टिस करवाना था ना। ये क्वेश्चन आपने पहले कभी ट्राई कर चुके होंगे, मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है वो कुछ एफ एक्स प्लस सी कुछ ऐसा आ रहा है, एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 है, देन एफ ऑफ, ये आपसे पूछा हुआ है, ये बहुत आसान बात है ना। पहला काम तो हमारे पास एफ एक्स निकालना है, मतलब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से। अब देखो, आपने जब इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो कॉस ऑफ, काफ़ी थोड़ी बहुत मशक्कत की होगी कि इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, इसका इंटीग्रेशन आ रहा था, बट आगे जाके प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इसमें आप थोड़ा सा एक तरीका सोचिए कि 2018 है ना, इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूँ 2017x प्लस एक्स, क्या ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसा करने से आंसर आएगा क्या, वो सॉल्व करने के बाद मालूम चलेगा हमें ना कि ऐसा करने से कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो पहले तो आपने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाया तो cos a 2007x cos b माइनस ऑफ साइन a साइन b, ये फॉर्मूला आ गया cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला। आगे हमने क्या लिखा, साइन x पावर 2016 dx, तो यहाँ रहने दिया ना। नाउ अब पॉइंट समझते हैं इस वाले पॉइंट को। आगे हमने क्या किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो cos ऑफ 2017 x तो हमने यही रहने दिया। नाउ साइन x पावर 2016 हमने यहाँ से लिखा इनटू cos x dx, तो यहाँ से आया माइनस ऑफ। ठीक है, यहाँ तक अब इससे रहने दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ तक तो हमने क्या लिखा 2017x इंटू साइन x पावर, ऐसा कुछ लिख लिया ना। यहाँ तक की बात क्लियर हुई बच्चों ना, एकदम क्लियर है ना।
अब देखो पॉइंट समझिए, आगे इसको इंटीग्रेट करना है। अब आगे कैसे इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत ध्यान से समझना इस बात को। अब देखो इसको मैं मानता हूं फर्स्ट फंक्शन, इसको मानते हैं सेकंड, ठीक है। इसको सेकंड के जो फर्स्ट को बाहर निकालोगे सेकंड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा इसको टी मानोगे तो dt में चला जाएगा। इस सेकंड का इंटीग्रेशन आपको मालूम है। इट मीन कि क्या करना चाहिए, cos ऑफ 2017x को तो बाहर निकाला, इसको हमने सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट इसको t मानेंगे तो dt में चला जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा sin x, पावर में कितना आ गया 2017, अपॉन में कितना है 2017, इतना आ गया ना, ठीक है। उसके बाद आप माइनस साइन लगाओगे, जिसको बाहर निकाला है फर्स्ट फंक्शन को उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 2017, कॉस का कितना है माइनस आ जाएगा ना, माइनस ऑफ साइन ऑफ 2017x हमने यहाँ लिखा। जो इंटीग्रेशन इधर आ रहा था उस इंटीग्रेशन को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, साइन एक्स पावर 2017 हमने यहाँ लिखा, अपॉन में 2017 और dx हमने यहाँ से लिखा, ठीक है। और ये माइनस में ये टर्म अपना आ ही गया। अच्छा थोड़ा सा आप गौर फरमाए इस बात पर कि हो क्या रहा है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2070 से ये भी कैंसिल हो गया। अच्छा यही सेम क्वांटिटी तो यहाँ लिखा हुआ है, बस फर्क इतना है कि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो कट जाएगा ना, ये दोनों टर्म्स कट गए ना अल्टीमेटली फाइनली बचा क्या, बचा तो ये कि साइन एक्स पावर में कितना आ गया 2017 इनटू में कितना है कॉस ऑफ 2017x अपॉन में कितना आ जाएगा 2017, है ना। ये आ गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। सवाल में बोलना चाह रहा है कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ये fx है ना, और साथ में आपने इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन दिस इज fx, ये fx है। f ऑफ 0 का वैल्यू 0 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ ही रहा है ना, सही बात है ना। अब वो आगे आपसे पूछना चाह रहा है तो ठीक है आप यही चेक करते हैं, इसको इस वाले पार्ट को नीचे सॉल्व कर भेज देते हैं ना। तो fx आया कितना, तो fx आ गया sin x पार 2017 तो हमने यहां से लिखा इनटू cos x cos ऑफ 2017x अपॉन में कितना लिखा हुआ है 2017, ठीक है। ये टर्म लिखा हुआ है। अब देखो पहला सवाल तो क्या है ना, पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है कि 0 टू पाई में आपने इसको इंटीग्रेट किया fx को, 0 टू पाई में fx को इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो साइन ऑफ 2017 कॉस ऑफ हमने यहां से लिखा 2017x अपॉन में 2017 dx, इसका इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, तो आपने ये किया प्रॉपर्टी नंबर, ये वाला प्रॉपर्टी लगाया आपने 0 से लेके 2a fx dx, सभी को पता है ये वाला प्रॉपर्टी। अगर आपने f ऑफ 2a माइनस एक्स निकाला, अगर मान लो ये fx के बराबर आया तो इसका वैल्यू 2 टाइम्स करके 0 टू a fx dx लिखते हैं आप लोग, ठीक है। अगर मान लो f ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स आपने कैलकुलेट किया और ये माइनस एफ एक्स के बराबर आया तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। तो आपने अपर लिमिट माइनस एक्स निकाला, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा ना, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन एक्स ही हो गया ना। इसकी बात करें तो पाई माइनस एक्स और 2017 से मल्टीप्लाई किया होता ऑड पाई है ना, ऑड पाई माइनस थीटा कुछ लिखा हुआ है, तो बच्चों हमेशा ध्यान रखो कि ऑड पाई माइनस थीटा हमेशा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट होता है। मतलब एक राउंड आपने घूम लिया पाई माइनस थीटा, फिर आपने एक और राउंड घूमा 3 पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट आया, फिर एक और राउंड आपने घूमा 5 पाई माइनस थीटा, अगेन हमारे पास में कितना है सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब इसकी वैल्यू कैसे आनी है नेगेटिव आनी है, तो नेगेटिव आया तो फाइनली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। पहली बात तो आपको ये समझ में आया, ऑप्शन ए इज करेक्ट है ना, सॉरी ठीक है हाँ ये 0 आया। एफ ऑफ पाई कितना आ रहा है, एफ ऑफ पाई भी 0 आएगा, हाँ मतलब सही है दोनों बात ठीक है, तो ऑप्शन ए अपना कैसा होगा करेक्ट हो गया ना। बात करें ऑप्शन बी पे, तो बी कितना दे रखा है एफ ऑफ पाई अपॉन 4, ठीक है ये निकालना है, तो यहाँ से अपना पुट कर लेते हैं। एफ ऑफ पाई अपॉन 4 जब कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से बात को समझना, साइन ऑफ 1 अपॉन साइन 45 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा, 1 अपॉन रूट 2 पे पावर लगाएंगे 2016 ना, सॉरी 2017, तो ये तो कुछ हमने ऐसे लिख दिया इतना लिखा। पाई बाई 4 जब यहाँ पुट कराएंगे ना तो कॉस ऑफ 2017 पाई बाई 4 और अपॉन में कितना लिखा हुआ है 2017, तो यहाँ लिखा हुआ है ही, ठीक है। अब इसका वैल्यू आपको चेक करना है कि प्लस का आना है या माइनस का आना है ना,
अल्टीमेटली इतना ही आपको ध्यान देना है। आएगा तो उसका वैल्यू cos π/4 आएगा या माइनस cos π/4 आएगा ना, प्लस माइनस का चेक करना। तो 4 से आप उसको डिवाइड लगाओ, 4 से अगर मैं डिवाइड लगाता हूँ तो 5 टाइम्स तो यहाँ चला गया, ठीक है, एक जीरो आ जाएगा और प्लस का 4 यहाँ से आ जाएगा, प्लस का पाई यहाँ से आया और एक रिमाइंडर 1 बचा, तो π/4 कुछ ऐसे बचा। यही आ रहा है ना हमारे पास में, बिल्कुल यही आएगा ना। इसको मल्टीप्लाई कराओ तो फिर से वापस ये बन जाएगा। मतलब ये क्या बन रहा है, E1 पाई प्लस थीटा। तो E1 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट बना, फर्स्ट क्वाड्रेंट बना तो मतलब cos π/4 मतलब 1/√2 बना, मतलब 1/√2 पावर 2 18 बना, ठीक है। 2 से अब डिवाइड लगाएंगे तो 1009 आ जाएगा। तो मतलब इसका ऑप्शन बी कैसा आ रहा है, करेक्ट आएगा ना, बी इज करेक्ट। आगे पूछना चाह रहा है सी, तो फिर होगा ही नहीं ना। डी की बात करें, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, एफ एक्स ऑड फंक्शन होगा क्या, कहाँ एफ एक्स, ये रहा एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस थीटा हमने कैलकुलेट किया तो माइनस साइन बाहर आएगा, एफ एक्स ऑड फंक्शन है, सही बात है ना। तीसरा ऑप्शन भी कैसा आ गया, करेक्ट आ गया। मतलब ए बी और डी ये तीनों ऑप्शन कैसे हैं, सही हैं, ए बी डी, थर्ड का ये आंसर आ रहा है। ठीक बच्चों, नाउ आगे चले नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। अरे क्वेश्चन नंबर 4 ना, ये बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है ना। अब दो बच्चों से क्या है, कई बार ना आसान आसान प्रॉब्लम नहीं कर पाते हैं, वो गड़बड़ कर जाते हैं। क्यूबिक है, क्यूबिक के बारे में तो आपको पता चल जाना चाहिए। पहली बात तो देखो ये शब्द मालूम होने चाहिए कि एक एफ एक्स बराबर ऐसा कुछ लिखा हो, बी इज एन इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब 1 1, पहली बात, बहुत से बच्चों को तो यही नहीं पता ना। आगे पूछा अगर मान लो इंजेक्टिव है, तो क्यूबिक के तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है डायग्राम को लेकर के। क्यूबिक का डायग्राम या तो ऐसे बनेगा, ठीक है, या फिर वो ऐसे बनेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग टाइप का, तो जिस तरह का बन सकता है ना, यही है। और इस तरह का डायग्राम को होने के लिए भाई आप लोग करते क्या हो कि अब क्या है, उसने बोला इंजेक्टिव है मतलब ये वाला डायग्राम होना चाहिए, तो आप पहले f' निकालोगे, f' निकाला 3x² आया यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस का 6x आया, और प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 4 माइनस ऑफ k आ गया, ठीक है, ये आया, प्लस b तो 0 हो जाना है ना f'। अब ये f' आपने निकाला है, तो अब ये f' हमारे पास में क्या, इसके दो रूट्स नहीं आ सकते। अगर इसके दो रूट्स आ रहे होते, वही एक जगह मैक्सिमम बनता और एक जगह मिनिमम बनता, ठीक है। तो इट मीन कि भैया इसके अगर दो रियल रूट नहीं आएंगे तो भैया ये f' जो है मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है, इसका मतलब क्या है, या तो ये पॉजिटिव रहे या फिर ये नेगेटिव रहे, ठीक। और एक और क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। एक और संभावना ये हो सकती है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब देखो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 हमेशा मतलब x के हर एक वैल्यू के लिए ऐसा होना चाहिए, है ना। अब देखो x के हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव बने, हाँ तो पॉसिबल है, इस तरह का डायग्राम बन सकता है। x के हर एक वैल्यू के लिए नेगेटिव बने नहीं, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है ना, तो वो हमेशा नेगेटिव हो ही नहीं सकता है ना डायग्राम, क्योंकि डाउन ऐसे कुछ डायग्राम बनेगा। अब इसका जो डायग्राम है ऑलवेज कैसा बन रहा है, अपवर्ड ओपन बन रहा है, तो यही वाली पॉसिबिलिटी रहेगी, या तो ये पॉसिबिलिटी हो जाए या फिर ये पॉसिबिलिटी हो जाए। इट मीन कि इन दोनों के हिसाब से यहाँ से तो d लेस देन 0 होना चाहिए, यहाँ से d, ये परफेक्ट स्क्वायर केस है ना, और यहाँ पर d कैसा आ जाएगा, बराबर 0। इन दोनों को अगर आप एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे तो d कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इट मीन कि इसका d कैसा आएगा, लेस देन इक्वल टू 0, तो d हम कैलकुलेट करेंगे तो b² 36 माइनस 4 a और c का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 माइनस k, दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। तो 12 यहाँ से आया तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, -1 आया, प्लस का k लेस देन इक्वल टू 0। फाइनली हमारे पास k कितना आ गया, लेस देन इक्वल टू 1 आया। k कैसा होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब ये आंसर आएगा, ठीक। तो तभी कह रहे थे बहुत आसान सा प्रॉब्लम। तो मैक्सिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k इज 1, हाँ सही बात है, चौथे का ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बोला मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k इज 1, हाँ ये बात भी सही है यार, मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k यही तो आ सकता है 1, ठीक है। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k इज 1, सही बात है, ये भी सही है। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू, नॉन नेगेटिव नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब 0 होना चाहिए, मतलब ये कुछ ऐसे बोल रहा है 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा, वैल्यू ऑफ k इज 1, नहीं 2 आ जाएंगे ना, फिर तो 0 और 1 है ना, 2 वैल्यूज पॉसिबल है। क्लियर बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में है ना। अब देखो बहुत से बच्चों ने क्या किया होगा ना, इतना तो लगा लेते बस के d इक्वल टू 0 नहीं लगाते, d इक्वल टू 0 नहीं लगाते तो उनका k इक्वल टू 1 आंसर नहीं आता है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, इस तरह का केस होना है,
तो इसका डी नेगेटिव हो सकता है और साथ में कैसा परफेक्ट स्क्वायर वाला केस भी हो सकता है। ओके बच्चों ना, तो हमने सीख लिया क्या आंसर आ रहा है इसका, एबीसी आ रहा है। फोर्थ का आंसर देख लेते हैं क्या दिया है, एबीसी ना, बिल्कुल सही जवाब है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे मूव करें, ठीक है ना। तो अगला समझिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। हमारे पास एक पैराग्राफ दे रखा है ना, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन थे तो मैंने हटाया नहीं ना, अपने 2 ही मान के चल रहे हैं ना, करेंगे तीनों ही सॉल्व। क्या दे रखा है, लेट एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, डिफाइंड एस, ऐसे करके डिफाइन कर रखा है ना। अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द नॉन जीरो रियल नंबर दे रखे हैं ना, सेटिस्फाइंग दिस कंडीशंस, इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अच्छा साथ में क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ये काम का पॉइंट है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू माइनस डेल्टा अपॉन गामा है ना, ये दे रखा है। पहला पूछा है डोमेन ऑफ दिस क्या होगा, रेंज ऑफ दिस क्या होगा, एफ ऑफ 59 क्या होगा ना, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली अल्फा बीटा गामा अगर निकल जाए तो डोमेन रेंज वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा पहले तो देखो आप कुछ कुछ पॉइंट समझिए ना, इसके बारे में कुछ कुछ बातें समझो कि हमेशा आप इन बातों को ध्यान रखिए। मैं यहाँ बता देता हूँ आप लोगों को, चलो स्क्रीन के साथ ही आप पहले तो कुछ पॉइंट समझिए ना, हमेशा ध्यान रखो। जैसे मान लो आपके पास में ये लिखा हुआ ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी, एक ही बात है ना। और उसने क्या बोल रखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, मतलब एफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है, एफ इनवर्स एक्स। यहाँ से हम एक बात बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो ये खुद का ही अगर इनवर्स है या ये कंडीशन होल्ड हो रही है एक्स के हर एक वैल्यू के लिए, पहली बात तो कोई बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, तो ध्यान रखना है कि भाई ये कंडीशन कब होल्ड होगी, जब ए प्लस डी बराबर कितना होगा, 0 होगा। पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये कंडीशन कब होल्ड होनी है, जब ए प्लस डी कैसा हो, 0 हो। मतलब कुछ कुछ बातें आपको पता रहना चाहिए ना। ओके, ये आप प्रूव भी कर सकते हो बहुत आसानी से ना। खैर अभी हम ये नहीं बता रहे, डायरेक्ट आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा, अगर आपको उसका रेंज लिखना है तो डोमेन लिखने में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमेन तो क्या जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट, यहाँ पे ये 0 हो रहा है, कितना जाएगा, माइनस ऑफ डी वाई सी को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। रेंज आपको लिखना है तो रेंज कितना आ जाएगा, तो रेंज भी आप डायरेक्ट इसका ध्यान रखा करो क्योंकि क्लास का एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। रेंज आता है टोटल में से, हमने क्या किया आर में से, जो एक्स के कोफिशिएंट आ रहा है ना, तो ये ए आ रहा है, यहाँ सी आ रहा है, तो ए अपॉन सी, तो इसको आप बाहर निकाल दो, तो ये कंप्लीट क्या आ जाएगा, इसका रेंज आ जाएगा। आई होप आपको मैं ये बात समझा पाया ना। तो डोमेन आपको मालूम चल गया, रेंज आपको मालूम चल गया, और साथ में अगर ये कंडीशन दे रखी है तो हमें ये लिख सकते हैं ना, ए प्लस डी बराबर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना, ये आपको पता रहना चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक की बात तो क्लियर है, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब प्रॉब्लम को आप समझिए। तो देखो पहला तो हमें क्या दे रखा है प्रॉब्लम में, एफ एक्स बराबर दे रखा है अल्फा एक्स प्लस बीटा, आगे क्या दे रखा है, गामा एक्स प्लस डेल्टा दे रखा है, एंड साथ में कंडीशन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स दे रखा है, ठीक है। तो यहां से आप क्या बोलोगे, एफ एक्स क्या आएगा, एफ इनवर्स एक्स बोल सकते हैं। जैसे आपने ये पढ़ा तो भैया आपको तुरंत आपके दिमाग में ये बात जमनी चाहिए कि एक्स का कोफिशिएंट और नीचे से कांस्टेंट, अल्फा प्लस डेल्टा कितना आएगा, 0 आएगा। इट मीन कि डेल्टा का वैल्यू कितना आएगा, माइनस अल्फा। पहला पॉइंट तो ये आपके माइंड में आना चाहिए। तो अल्फा एक्स प्लस बीटा तो हमने यहाँ से लिखा, और गामा एक्स हमने यहाँ लिखा, और यहाँ आ जाएगा माइनस अल्फा। एक वेरिएबल कम कर दिया ना, ठीक है। यहाँ तक की बात तो ठीक थी। अब देखो वेरिएबल 3 है बट उसने कंडीशंस फिर भी 2 ही दिए हैं। एफ ऑफ 19 का वैल्यू 9 है और 97 का वैल्यू 97 है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझते हैं। एफ ऑफ 19 का वैल्यू कितना दिया उसने, 19 दिया हुआ है। एफ ऑफ 97 का वैल्यू भी कितना है, 97 है। कुछ खास बात समझते हैं ना। आगे क्या करना चाहिए, उसने एक ही कंडीशन आ रही है, सॉरी अननोन 3 है, कंडीशंस 2 हैं, मतलब अल्फा बीटा गामा का मैं क्या एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या। इसका मतलब तो ये कि हम बिल्कुल भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते ना, मतलब कुछ कुछ रिलेशन आ रहा होगा। यहाँ से आपको तुरंत ये बात पकड़ लेना चाहिए, ठीक है। तो एफ ऑफ 19 आपने यहाँ से निकाला, तो एक्स का वैल्यू आपने 19 यहाँ रखा, तो एफ ऑफ 19 तो यहाँ से आया, ये बन गया अल्फा 19 ना, या तो 19 अल्फा बोल देते हैं ना, प्लस का बीटा हमने यहाँ से लिखा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 19 गामा यहाँ से आया, माइनस ऑफ अल्फा यहाँ से आया, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 19 आया। एक तो हमने ये वाली कंडीशन लगाई, 97 और डालते हैं, तो एफ ऑफ 97। अब देखो नंबर थोड़े से बड़े आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना। 97 अल्फा हमने यहाँ से लिखा, प्लस बीटा हमने यहाँ लिखा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 97 गामा माइनस ऑफ अल्फा दैट इक्वल्स टू कितना आ गया, 97 आ गया।
क्लियर है यहाँ तक पॉइंट है ना, बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं ना। तो 19 अल्फा तो हमने यहाँ से लिखा प्लस में बीटा, तो यहाँ तक आया। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 19 स्क्वायर इंटू गामा माइनस ऑफ 19 अल्फा, ये वैल्यू आई। ठीक बात है, इसको मैं इधर लेके आया, तो ये तो बन जाएगा हमारे पास में 38 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 19 स्क्वायर इंटू गामा। तो उसको सॉल्व करना ही मजेदार बात है ना। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, सवाल में तो खासियत बात क्या है, कई सारे कंसेप्ट आपको पहले से पता होना चाहिए ताकि फटाफट फटाफट आप आंसर निकाल पाए। उसके बाद सॉल्व करने में भी थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा ना। अब इधर हमने मल्टीप्लाई किया तो 97 अल्फा तो यहाँ से आया प्लस बीटा यहाँ पर आया, तो दिस इज 97 अल्फा स्क्वायर, सॉरी 97 स्क्वायर यहाँ से आया इंटू गामा, और 97 इंटू अल्फा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको एक साइड लेके आ जाता हूँ, इसको आपने एक साइड लेके आए। ठीक है, तो 97 में प्लस आपने 97 जोड़ दिया तो 180, तो 194 आ गया। ठीक है, 194 अल्फा यहाँ से लिखा प्लस का बीटा हमारे पास यहाँ आ रहा है, और दैट इज 97 स्क्वायर इंटू गामा आया। ठीक है, यहाँ तक की बात मुझे समझ में आई। अच्छा, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 और इसको अगर इक्वेशन 2 नाम दे तो देखो एक बात तो मैं ये डिसाइड कर चुका था कि अननोन 3 है, कंडीशंस 2 हैं, इट मीन्स कि वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा डायरेक्टली, है ना, वी विल फाइंड ओनली रिलेशंस, है ना, एक रिलेशंस आएगा हमारे पास में। तो क्या करना चाहिए, एक काम करता हूँ, फर्स्ट में से मैं सेकंड को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो मैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेटर की हेल्प ले रहा हूँ। आपके सामने शायद आपको दिखाई दे भी रहा हो तो, बट आपको क्या है कि एग्जाम में कैलकुलेटर की हेल्प नहीं लेनी होती है ना, आपको फटाफट करना होता है। मुझे बस क्या है कि थोड़ा टाइम सेव करने के लिए ये सब कर रहे हैं ना। 194 सेकंड माइनस फर्स्ट कर लेते हैं ताकि प्लस माइनस का झंझट भी हट जाए, है ना। 194 माइनस हमने 38 किया है ना, तो यहाँ से तो आ जाएगा 156 अल्फा, यहाँ से आ गया है ना। गामा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 97 का स्क्वायर हमने यहाँ से लिखा, तो 97 इंटू 97 एक बार फिर से लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 9409 माइनस ऑफ, ठीक है, 19 स्क्वायर, है ना, ये तो शायद अपना 361 आता है ना, सही है ना, 361 ही आता है। यहाँ तक आ गया है ना। नाउ अ पॉइंट इज दैट कि गामा तो चलो हमने यहाँ लिखा, इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना। 9406 सॉरी 9409 माइनस 361 और ये आ जाएगा 9048। और एक अच्छी बात क्या है कि 156 से भी ये पूरा कैंसिल हो रहा है, कैंसिल होकर के फाइनली अल्फा इक्वल्स टू आ जाता है 58 गामा, है ना। आप लोग सोचेंगे सर क्या बात है ना, कोई बात नहीं, ऐसी बातें होती रहती है ना। ठीक है ना, तो चलो ठीक है ना, ये तो कैलकुलेशन आप भी कर सकते थे ना फटाफट से ना, बस मैंने कैलकुलेट से कर दिया ना। नाउ अब देखो अल्फा का वैल्यू मैंने इन टर्म्स ऑफ गामा आ गया है ना। अब एक काम ये करते हैं कि अल्फा बीटा का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ गामा ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू मैंने यहाँ डाल दिया, तो अल्फा का वैल्यू सॉरी यहाँ डालेंगे, अल्फा का वैल्यू हमने यहाँ डाल दिया, तो बीटा का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ गामा कैलकुलेट करते हैं ना। तो बीटा का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ गामा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 38 यहाँ से आया, अल्फा गामा यहाँ से आ गया प्लस का, बीटा यहाँ से आया 19 स्क्वायर, तो हमने 361 इंटू गामा लिख लिया ना। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो बीटा इक्वल टू, अगर हम बात करें 361 माइनस ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, अगेन मैं लिख ही रहा हूँ ना, मैं आप भी शायद देख रहे होंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ताकि पता होना चाहिए ना कि ऐसे लिख रहे हैं ना, ऐसे नहीं बता रहे कि हाँ देखो मैंने कैसे फटाफट कर दिया है ना, ज़्यादा होशियारी वाली बात नहीं कर रहे हैं ना, जैसे होशियारी झाड़ते ना बहुत से लोग, ओके है ना, ऐसा कुछ लिख लिया है ना। नाउ अब माइनस कर देते हैं ऐसे 361 ये कुछ ऐसे आ रहा है ना, 18 बीटा का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 1843, है ना, ये आ गया, सॉरी ना, ये बीटा का वैल्यू आ गया, बीटा इंटू गामा भी आ गया ना, ये बीटा का वैल्यू आ गया, मतलब अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गामा हमने कैलकुलेट कर लिया। ये बात मुझे बस अल्टीमेटली पता होना चाहिए कि वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा का वैल्यू हम किसी एक रिलेशन आ रहा होगा, मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल कैलकुलेट कर लिया। अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है 58 गामा, और बीटा का वैल्यू कितना है माइनस 1843 गामा है ना,
ना। तो अब मैं इसे यहाँ पुट करता हूँ और अब आप यहाँ से बात समझिए और इस वाले पार्ट को अब नीचे शिफ्ट कर देते हैं ना। तो अब मैं एफ एक्स की अगर बात की जाए तो भाई एफ एक्स आया क्या, एफ एक्स है अल्फा का वैल्यू तो आ रहा है 58 गामा है ना। एक सेकंड फोन भी आ रहा है। तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास में कितना आ गया 58 गामा, हमने यहाँ लिखा है ना, ठीक है। बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है माइनस 1843 गामा ना, माइनस ऑफ 1843 गामा ये आया। अपॉन में हमने ये आ गया ना, गामा का वैल्यू अपना, गामा का तो कुछ है ही नहीं, गामा एक्स। अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है 58 गामा आया, 58 गामा ये वैल्यू आया। अच्छा गामा तो ऊपर साइड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक्स भी लिखा हुआ था, एक्स यहाँ पर है, तो ये आ गया 58x माइनस ऑफ 1843 हमने यहाँ से लिखा, अपॉन में है ना, यहाँ से कितना आ जाएगा, गामा तो कैंसिल हो गया, x माइनस ऑफ 58 आ गया, ठीक है। ये एफ एक्स आ रहा है। अब देखो अगर आपको इतना बात मालूम है, अब आप आसानी से लिख सकते हैं। पहले तो डोमेन लिखना है, तो डोमेन क्या आ जाएगा, टोटल में से 58 हटा देंगे, मतलब ये आ गया आर माइनस 58 है ना, ये सही है। रेंज की बात करें तो 58 आ जाएगा ना, आर माइनस 58, तो डी सही है, ठीक है। एफ ऑफ 59 निकालना है, तो बस एक्स का जब 59 डालेंगे तो चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है ना, ठीक है बच्चों। ए बी आ जाएगा, तो अभी के हिसाब से हमारे बी और डी है ना, दो ऑप्शन आ रहे हैं ना, सॉरी 5वें का बी और 6वें का डी आ रहा है, बी और डी ऑप्शन आ रहा है, बी और डी, बी और डी है ना, सही है ना। 5th का बी आ रहा है, 6th का डी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट ना। ले बच्चों ना, आई होप को यहाँ तक की बात समझ में आ गई है ना। और ये पैराग्राफ भी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा और बहुत ही मजेदार पैराग्राफ था ना, ठीक है बच्चों। ना तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है ये भी। क्वेश्चन नंबर 7, इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, डी ई एफ बी द आर द फिट ऑफ एल्टीट्यूड। अच्छा फिट ऑफ एल्टीट्यूड आ गया, जैसे ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स एबीसी रेस्पेक्टिवली ऑन द अपोजिट साइड्स। तो जैसे आपने इतना लाइन पढ़ा ना, आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि भैया ये क्या लिखा हुआ है, ट्राइंगल एबीसी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये ट्राइंगल एबीसी है। यहां से आपने एक परपेंडिकुलर डाला, यहां से आपने एक परपेंडिकुलर डाला और यहां से आपने एक परपेंडिकुलर डाला, और तीनों परपेंडिकुलर कॉन्करेंट होते हैं ना, ये बात आपको मालूम है। तो ये डी है, ये ई है और ये एफ है। इतनी बात आपको मालूम चली और आपने इन तीनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन किया। इतना पढ़ने से ही आपको तुरंत क्या है, डीईएफ क्या होता है, पैडल ट्राइंगल। डीईएफ को हम क्या बोलते हैं, पैडल ट्राइंगल, ठीक है, इतना कहते हैं ना, ठीक है। आपने इतना समझ में है ना। अब आगे क्या बोला, इफ द इन रेडियस ऑफ डीई, डीईएफ मतलब इस ट्राइंगल का इन रेडियस, इन रेडियस ऑफ डीईएफ इज 1/4 ऑफ द सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी का सर्कम रेडियस आर मान लेते थे, उसका 1/4 है, ठीक है। एंड द सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज √3, मतलब आर का वैल्यू भी उसने दे ही रखा है, √3 है, ठीक है। देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर पूछा हुआ है, सम ऑफ द साइड्स पूछा हुआ है ना, पेरीमीटर का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो साइड से एबीसी निकालना चाहिए मुझे। अब देखो जैसे आपने क्या है ना कि पैडल ट्राइंगल के बारे में इतनी बातें सुनी, तो प्यारे बच्चों देखो पैडल ट्राइंगल को लेकर कुछ बातें आपको हमेशा याद होनी चाहिए ना। पहले तो देखो ये जो एंगल होगा, ये एंगल अपने आप में कितना होगा, मैं यहाँ पर अच्छे कलर से लिख रहा हूँ, पाई माइनस ऑफ 2a आएगा ये एंगल। इस एंगल को मैं क्या लिखूंगा, पाई माइनस ऑफ 2b, और इस एंगल को हम लिखेंगे पाई माइनस ऑफ 2c। मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा कैसा है, ये आपके लिए टास्क है, आप खुद ही पता कर सकते हैं ना। पैडल ट्राइंगल है ना, ये सब भी पता होना चाहिए और उसके बारे में जानकारी मालूम होनी चाहिए। ए के अपोजिट है तो पाई माइनस 2a, बी के अपोजिट है तो पाई माइनस 2b और सी के अपोजिट है तो पाई माइनस ऑफ 2c हमने लिखा, ठीक। अच्छा साइड लेंथ के बारे में अगर बात करें कि ये साइड लेंथ कितना आएगा ना, ये भी आप सीख लो। तो ये एंगल ए है, ये हमारे पास में साइड ए, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे ना, तो कितना है, ए कॉस ए आता है ना। कैसे आता है वो दूसरा इशू है, वो नहीं बात कर रहे अभी है ना, ठीक है। अच्छा अब इन रेडियस के बारे में बात करें, अच्छा इसका सर्कम रेडियस भी याद रखा करो भैया। ट्राइंगल डीईएफ का जो सर्कम रेडियस है, इसमें भी खास बात आती है, क्या होता है इसका सर्कम रेडियस, ट्राइंगल एबीसी का जो सर्कम रेडियस है उसका कैसा होता है, आधा होता है। इस बात को भी याद रखिए, तीन बातें आप हमेशा याद रखिए, ठीक है ना। अब मुझे इन रेडियस लिखना है, आर डैश मान लेता हूँ ना, डीईएफ ना, डीईएफ का इन रेडियस आर डैश मान लिया। अच्छा तो इन रेडियस का एक फॉर्मूला होता है 4, इस ट्राइंगल का सर्कम रेडियस आपने थोड़ी देर के लिए आर डैश मान लेते हैं, ठीक है। फिर कितना आता है, मैं आपको पता ना, स्मॉल आर इक्वल टू कितना आता है, 4r साइन ए बाई 2 साइन ऑफ बी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी बाई 2, यही आता है, ठीक है। तो साइन ऑफ
ए का वैल्यू बात करें तो एंगल ए है ना, अब देखो इसका एंगल कितना आएगा पाई माइनस 2a बाई 2, यहां से आएगा साइन ऑफ पाई माइनस ऑफ 2b बाई 2, ये यहां से हटा देते हैं, और यहां से आ जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस ऑफ 2c बाई 2, ये आया आर डैश। तो आर तो रहेगा फॉर आर डैश मतलब स्मॉल आर डैश, और कैपिटल आर डैश की बात करें तो कितना आ जाएगा आर बाई 2 करके आ जाएगा, तो आर बाई 2। ठीक, अलग अलग कराएंगे तो यहाँ से तो आ जाएगा कॉस ए, यहाँ से आएगा कॉस बी, यहाँ से आ जाएगा कॉस सी। ठीक है, एक से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स है ना। ठीक है, और आर डैश कितना दे रखा है, कैपिटल आर बाई 4 दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको मालूम चली। अच्छा 2 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, ठीक है, इतना कैंसिल हो गया, आर से आर भी कैंसिल हो गया। अच्छा 2 को इधर डिवाइड लगा दिया आपने, अरे यार आपने अगर 2 को यहाँ डिवाइड लगा दिया तो देखो ये तो कुछ बात आ गई, कॉस ए कॉस बी कॉस सी बराबर में कितना आ गया 1/8 आया। अच्छा इस वाली आइडेंटिटी को तो हमेशा याद रखिए भाई, कॉस ए कॉस बी कॉस सी ऑलवेज कैसा होता है, लेस देन इक्वल टू 1/8 या 8 के इक्वल आता है। अगर 1/8 के बराबर आ रहा है तो भैया ये पॉसिबल कब रहा होगा, खुद ही सोचो, जब ये एंगल 60 ये एंगल 60 और ये एंगल 60 रहा होगा तभी ये 1/8 के बराबर आएगा, अदरवाइज तो 1/8 से छोटा ही आता है। क्यों आता है, देखो बहुत सारी बातें रहती है सवाल में ना, अब हर एक सवाल में से बहुत सारे पॉइंट्स जुड़े हुए रहते हैं ना, ये आपको पता रहना चाहिए ना। ठीक है, तो इस सवाल में से पैरेलल ट्रायंगल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और एक इन पॉइंट्स के बारे में जानकारी रहनी चाहिए। तो तभी तो आपको ये सारी डीपीपी की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ताकि एग्जाम में अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको अगर बहुत सारी बातें पता रहता है तो हम क्या है वो सब सोचने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते ना, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे मेहनत करते हैं फिर। तो एंगल ए बी से हमारे पास कितना आ गया 60 60 60 आ गया, मतलब ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। और आपसे पूछा क्या था वैसे, मतलब साइड्स पूछा हो ना, साइड्स है ना। अब साइड्स के बारे में बात करें तो ये साइड ए है और ये है, और सर्कम रेडियस आर दे रखा है, तो एक काम करते हैं ए अपॉन साइन ए साइन 60 बराबर कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ आर, आर का वैल्यू कितना आ रहा है √3 आ रहा है। ठीक है, तो ए बराबर 2 √3, तो यहाँ लिखा साइन 60 का वैल्यू कितना आ जाएगा √3 बाई 2, 2 से 2 कट गया मतलब 3 आ गया, तो ए का वैल्यू तो 2 आ गया। अच्छा अगर ए का वैल्यू 2 आ रहा है, सॉरी 3 आ गया, तो हमें क्या चाहिए, इसका पेरीमीटर चाहिए, सम ऑफ ऑल द साइड्स है ना। तो 3 यहाँ से आया, 3 3 3 9 आ जाएगा ना। क्या आंसर आएगा इसका, 9 आंसर आएगा, आंसर इज 9। क्लियर बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई ना। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्लियर हुआ। 7th का क्या आंसर दिया है, 7th का आंसर 9 है ना, बिल्कुल सही जवाब। और आई होप बच्चों आपको ये वाली प्रॉब्लम ढंग से समझ में आ गया होगा और इसमें कहीं भी कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 अगर समझे ना, ये बहुत ही बढ़िया और आसान प्रॉब्लम है। अरे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में मैं आपको कुछ बात कहूंगा। क्या बात कहूंगा कि इस प्रॉब्लम में एक खास हिंट होती है जो पहली लाइन पढ़ते ही बच्चों को तुरंत क्लिक करना चाहिए। नाउ अब मैं आगे बात करता हूं ना सवाल पर। क्या बोल रखा है, इफ दिस इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखा है, हैज ऑल रूट्स पॉजिटिव, इसके सभी रूट्स कैसे पॉजिटिव हैं। इस इक्वेशन के सभी रूट्स पॉजिटिव हैं, तो जैसे आपने ये लाइन पढ़ी तुरंत ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए भैया एम जी एम। एक बार तो ख्याल आना चाहिए ना, काम करे या ना करे वो दूसरी बात है ना, एम जी एम का ख्याल आपके मन में जरूर आना चाहिए। आगे दे रखा है A8 का वैल्यू 1 है, A7 का वैल्यू -4 है, A0 का वैल्यू 1/2 दे रखा है। ठीक है, और देन आपसे पूछा वैल्यू ऑफ दिस क्या होगा। ठीक है, तो एक काम करें, तो यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे। पहला काम तो क्या किया आपने, इसके रूट मान लिए α1 α2 α3 डॉट डॉट α8, R रूट आएंगे, सभी रूट्स पॉजिटिव है। तो पहले आपने एक अर्थमेटिक मीन निकाल के देखा, एक बार को निकाल के देखा कि सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा। ये आ रहा है हमारे पास अपॉन में 8, यह है ना अर्थमेटिक मीन तो है। सम ऑफ रूट अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का A7 अपॉन में A8 लिखेंगे, मतलब ये लिखेंगे माइनस ऑफ A7 अपॉन में A8 अपॉन में 8 यहाँ लिखा हुआ है ना। A7 का वैल्यू कितना आ रहा है -4 आ रहा है, तो -4 यहाँ डाला, इसका वैल्यू 1 आया, तो ये 4/8 आया, मतलब 1/2 आया। ठीक है, एक बार मैंने इसका GM भी निकाल के देखा। ठीक, तो एक सेकेंड, ठीक बेटा, इससे GM निकालते हैं एक बार। GM कितना आता है, प्रोडक्ट ऑफ, मतलब ऐसे GM होता है ना, ये GM होता है, पावर में कितना आएगा 1/8 आएगा। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ रूट कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट जब आप कैलकुलेट करोगे तो भैया कितना आ जाएगा, -1 पावर n आप लिखते हो,
इनटू में अब कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री लिखते हैं ना। ये सब बातें आपको इसे याद होना चाहिए ना, बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। और आप अगर देखो ये सीरीज बस अच्छे बच्चों के लिए है ना, जो बहुत ही जो जेई एडवांस की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए है ना, बाकी किसी और के लिए नहीं है। एन का वैल्यू हमने 8 पुट कर दिया। तो कांस्टेंट टर्म की बात करें तो कांस्टेंट टर्म थोड़ी देर के देख लेते कितना आ रहा है। कांस्टेंट टर्म यहाँ से ए नॉट आया, एन का वैल्यू हमारे पास में 8 डालेंगे तो यहाँ से कितना प्लस बन जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री 8 आ रहा है ना, 8 का वैल्यू 1 आ रहा है ना, ठीक है, वो चलो 1 ही पुट कर दिया। पावर में यहाँ 1/8 लिखा, ठीक है, और यहाँ से कितना आ रहा है 1/2 आया। ए नॉट का वैल्यू 1/2 पावर 8 यहाँ से लिखा, और सिंप्लीफाई करने में 1/2 आ गया। मतलब कहने वाली बात ये है। अच्छा, आपने देखा कि यहाँ से कितना है ए एम बराबर जी एम आया। अच्छा, ए एम बराबर जी एम आया तो तुरंत समझ लेना चाहिए कि भाई बराबर कब होगा, जब सभी रूट्स बराबर होंगे। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अगर सभी रूट्स बराबर आ रहे हैं तो फिर क्या करेंगे आप लोग, फिर हम एक काम ये कर सकते हैं। अच्छा, इसके सभी रूट्स बराबर आ रहे हैं तो इस पॉलिनोमियल आपसे ही पूछा हुआ ना, ठीक है, तो सभी रूट्स बराबर आए है ना। और आपको एक और पॉइंट पता है सम ऑफ रूट कितना आ रहा है, कि सम ऑफ रूट के बारे में अगर मैं बात करूं तो सम ऑफ रूट हमारे पास आ रहा था 4 आ रहा है, प्लस का 4 आया ना, ठीक, और सभी रूट बराबर आए। तो यही है, यहां से अगर मैं बात करूं अल्फा आई या अल्फा 1 बराबर अल्फा 2, जो भी सारे रूट्स आएंगे, ठीक है, अल्फा 1 बराबर 8 टाइम्स ऑफ अल्फा 1 आया है ना। अल्फा 1 कितना है 1/2, तो अल्फा 2 भी इतना ही आएगा, तो मतलब सभी रूट्स बराबर होकर कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, सभी रूट्स बराबर आ रहे हैं। अब देखो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ना, तो आपको इस यहाँ समझना है ना। इसको मैं अब इस वाले पार्ट को हटाता हूँ, और अब आप यहाँ से प्लीज समझिए बात को ध्यान से, बहुत ध्यान से इस बात को समझना है ना। ये हमारे पास पॉलिनोमियल लिखा हुआ 8 का वैल्यू उसने 1 दिया है ना, ये खास बात थी ना। चलो 1 मैंने यहाँ लिखा, x पावर 8 यहाँ से लिखा, a7 यहाँ से लिखा हुआ, x पावर 7 यहाँ लिखा हुआ है, a6 x पावर 6 ना, डॉट 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 a नॉट हमने यहाँ से लिखा। ठीक है, इसके रूट्स कितने हैं x माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा 3, सारे रूट बराबर हैं, तो x माइनस हाफ पावर में कितना आ जाएगा 1/8, और आगे क्या करेंगे हायर डिग्री कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लिखना इंपॉर्टेंट था, ठीक है, बस इतना हमने लिख दिया, उसके बाद तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देखो आपको सवाल में a2 a6 a4 निकालना है, मतलब a2 का वैल्यू निकालना है, a4 का वैल्यू निकालना है, और a6 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये 3 वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करनी है, और ये मैं बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे, a2 की बात करें, ठीक है, तो जब इसको एक्सपेंड कराओगे तो मुझे क्या चाहिए, इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो लिखते हैं ना 8c0, मैंने यहाँ से लिखा, बाइनोमियल लगाया, तो फर्स्ट टर्म पे क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा x पावर 8, ठीक है, इनटू में फिर कितना आ जाएगा, नीचे वाला टर्म है पावर में जाएगा ना, ठीक है, छोड़ देते हैं। फिर मैं 8c1 लिखता हूँ, फर्स्ट टर्म पे कितना जाएगा, यहाँ पर पावर 7 जाएगा, और यहाँ 1/2 आ जाएगा, पावर में 1 आया, नीचे वाला टर्म है पावर में आएगा, प्लस का साइन 8c2 x पावर 6 और माइनस 1/2 बनेगा, तो ये प्लस हो जाएगा ना, ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यही सिमेट्री से आप क्या बोल सकते हैं, a6 मुझे लिखना है, मतलब मुझे क्या लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 चाहिए, भैया वो कितना आ जाएगा 8c6 इंटू 1/2 पावर में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जैसे a6 तो ये है, सॉरी यहाँ लिखना था a6 ना, 1/2 पावर में 2, इसको भी छोड़ देते हैं, रफी करते हैं ना यहाँ से। a4 का बात करें तो हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 चाहिए, तो क्या बनेगा 8c4, फिर 1/2 पावर 4 है, यहाँ x पावर 4 है ना, ये बना तो 1/2 पावर 4 आ जाएगा। a2 हमें चाहिए, तो a2 हमारे पास में क्या बनेगा, a2 बना मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमें लिखा, तो यहाँ तो लिखेंगे हम 8c कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ जाएगा 1/2 पावर, यहाँ तो x स्क्वायर लिखेंगे ना, इस तरह से आप लिखेंगे तो यहाँ 1/2 पावर 6 बन रहा होगा, और यहाँ पर जो आ रहा है तो 8c6 में यहाँ लिख दूंगा। ओके, एक सेकंड में a6 के बारे में और बात समझ लेता हूँ। 8c2 तो यहाँ से आ गया, सही है ना बात,
एकदम सही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो तीनों वैल्यूज आपको यहाँ मालूम चलेगी, तीनों वैल्यूज को आप यहाँ पुट कराओगे तो आप फाइनली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 तो हमने देखो सॉल्व कर लिया है ना। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में आपको समझ में आ गया हो कैसे सॉल्व करना चाहिए और किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए था। आई थिंक आपको ये सारी बातें अब क्लियर हो गई होंगी ना। इसमें देखो क्या बात का ध्यान रखना था जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, पहली जो लाइन में आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बोल चुके हैं इस बात को कि दिस इक्वेशन हैज ऑल रूट्स पॉजिटिव एंड रियल। खैर पॉजिटिव है तो रियल तो होना ही है ना। जैसे उसने बोला कि ऑल रूट्स आर पॉजिटिव, तो आपके दिमाग में एक बार थिंक एएमजीएम, एएमजीएम के बारे में सोचना चाहिए आपको। काम करता है या नहीं करता है वो दूसरा इशू है ना, वो सेकंड बात है। नाउ मूव करें अगली प्रॉब्लम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, तो बहुत ही बढ़िया और आसान सा प्रॉब्लम है, सॉल्वेबल प्रॉब्लम, मतलब सॉल्व होना चाहिए इस तरह का प्रॉब्लम है। क्या दे रखा है, लेट एफ एक्स इक्वल टू, हमारे पास में दे रखा है ना, किस तरह का टर्म दे दिया, और वेयर के इक्वल टू इतना दे रखा है एफ डैश 101 अपॉन एफ ऑफ 101 दे रखा है। आगे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका क्या वैल्यू आएगा ना। क्लियर नाउ, तो सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो देखो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो एफ एक्स एफ डैश के बारे में कुछ पूछना चाह रहा है, तो क्यों ना एक काम करते हैं ना, इसका मैं बोथ साइड लॉग ले लूं। आपने ऐसा किया ही है कई बार है ना। तो अगर इसका हम लॉग लेते हैं बोथ साइड, तो लॉग ऑफ एफ एक्स तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ लॉग जब लेंगे तो लॉग एम एन टी, तो लॉग का सम वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करेगा। फिर हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ एम पावर एन है तो एन को बाहर निकाल देंगे, तो इट मीन कि आई कैन राइट लॉग ऑफ 100 इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू 99 इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस 2, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आगे जब आपने सिंप्लीफाई किया तो 100 इंटू ना कितना जाएगा, एक्स माइनस ऑफ 100 आ जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, कहीं कोई समस्या नहीं है ना। नाउ अब एक काम करते हैं, अकॉर्डिंग द प्रॉब्लम एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट कराएंगे तो लॉग एफ एक्स, लॉग टी का डिफरेंस कितना आएगा, 1 अपॉन टी, तो एफ एक्स आ गया 1 अपॉन टी, जिसको टी आना है अपने उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन एफ डैश एक्स, यहाँ से आ गया, सॉरी एफ डैश एक्स है ना। नाउ 100 इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो कितना जाएगा, 1 अपॉन ऑफ एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, नाउ 2 इंटू 99 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2 का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आप एंड सो ऑन आप चलते जाएंगे, तो 100 इंटू यहाँ लॉग लिखा हुआ है ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस ऑफ 100, अब 1 अपॉन करके कुछ ऐसे आ गया। ठीक है, यहाँ तक की बात है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम थी ना, आप लोग समझ गए होंगे व्हाट वी विल डू है ना इन दिस प्रॉब्लम। नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश 101 अपॉन एफ ऑफ 101, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं, एक्स इक्वल टू 101 यहाँ पुट कर देते हैं। इधर तो अपना क्या बन गया, रिक्वायर्ड टर्म आ गया, जो हमें डिजायर्ड था, जो हमें चाहिए था। ठीक है, 101 तो हमने यहाँ डाल दिया, 100 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, 101 यहाँ पुट करते हैं, तो 101 जब पुट कराएंगे तो 100 101 माइनस 1 कितना जाएगा, 100 आ गया। ठीक है, नाउ 2 इंटू 99 यहाँ लिखा हुआ है, 101 हमने यहाँ पुट किया तो ये कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ठीक है, अगली वाली टर्म को अगर आप देखेंगे ना तो 2 इंटू 98 बन रहा होगा ना, और यहाँ जब आप पुट कराओगे तो x माइनस 3 आ रहा होगा। तो जब आपने 101 जब पुट कराएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 92 बन जाएगा। वो मैंने इसलिए लिखा था कि आपको थोड़ी सी सिमेट्री दिख जाए। 101 जब आप यहाँ पुट कराएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, नीचे अपॉन में 1 आ जाएगा। क्लियर नाउ, अब देखो 99 से ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, 98 से कैंसिल हो जाएगा, 100 अपॉन 1 पर 100 ही आ गया, और यहाँ से कैंसिल हो गया, मतलब अल्टीमेटली यहाँ से देखें तो 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, और अप टू ये कितना आ जाएगा, 100 तक। अच्छा, ये तो क्या लिखा हुआ हमारे पास, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर कितना आ जाएगा, 100 101 अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, ना इसको अगर मैं लिखूंगा तो 50 इंटू 101 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते ना, क्यों नहीं करते, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं था ना, मल्टीप्लिकेशन की जरूरत ही नहीं है। इसका वैल्यू के दे रखा है तो के हम यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो के का वैल्यू कितना आ रहा है, 50 इंटू 101 आया, दैट इज के है ना। नाउ के का वैल्यू आ रहा है 50 इंटू 101 यहाँ पर आया, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, 101 में से 97 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक की बात तो हमें समझ में आई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर आ जाएगा, 4 इज आंसर आ जाएगा ना। तो 9 का आंसर चेक करते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या दे रखा है, 4 है ना, दैट इज करेक्ट ना। क्लियर बच्चों, यहाँ तक की बात तो हमें समझ में आई है ना। ना मूव करते हैं आगे की प्रॉब्लम पर। आगे की प्रॉब्लम, अच्छा एक लास्ट प्रॉब्लम है ना,
ये प्रॉब्लम भी बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम थी, मतलब बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, बट अब कुछ बातों का ध्यान रखना था ना, जिसको अगर आपको ध्यान रखते हो प्रॉब्लम बहुत आसान है। और मेन पॉइंट क्या है इस प्रॉब्लम के अंदर, कैलकुलेशन वाला पार्ट। अगर आपकी कंसेप्ट आपने ठीक कर लिया तो देन आपको कैलकुलेशन में फोकस करना पड़ेगा, और आपने कैलकुलेशंस ध्यान दे ली तो प्रॉब्लम बहुत आसान हो गई ना। नाउ तो समझो इस बात को ना ध्यान से, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, लेट एफ बी ए पॉलिनोमियल। पहली बात तो क्या, एफ एक पॉलिनोमियल है डिग्री 3 का, एंड सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। अच्छा देखो, इनको बड़े ध्यान से देखना है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। एफ ऑफ 1 का वैल्यू 3 आ रहा है, 2 पे वैल्यू 5 आ रहा है, 3 पे वैल्यू 7 आ रहा है। ये थोड़ा सा समझना रहेगा, आपको समझाएंगे ना। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना। एच 4, इतना 4 दे रखा है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ 4 एच के, देन ग्रेटेस्ट, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के, आपसे पूछा हुआ है। नाउ तो अब समझिए बात को, बहुत ध्यान से समझना, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आपको एक बात समझना, पहले तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ तक हमें। एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना आएगा, 5 आ रहा है, ठीक है। एफ ऑफ 3 का वैल्यू कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है, यहां तक की बात तो समझ में आई। अब देखो एक बात आप समझो, 3 5 7 एक एपी की तरह ट्रीट हो रहा है, ठीक है, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां से ऐसे सीरीज लिखा, ऐसे सॉरी एक फंक्शन लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल, यहाँ एपी का मैंने फॉर्मूला लगाया है ना। क्या फॉर्मूला लगाया हमने, इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख रहे हैं, तो मैंने यहाँ लिखा 2x + 1, ऐसे लिख लेते हैं ना, ठीक है। आप इसका nth टर्म निकालिए है ना, या n + 1 टर्म निकालो, ठीक, तो आप समझिए ना, ये आ जाएगा 2x + 1। चलो समझाता हूँ, देखो x = 1 पुट कराओ, क्या ये मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है। x = 2 पुट कराएं, क्या मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। 3 पुट करने में मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। कैसे लिखा, वैसे देखो डायरेक्ट अपने लिख सकते हैं, nth टर्म लिखते हैं, चलो सिखाता हूँ कैसे लिखते हैं ना, a + n - 1 इंटू डी, ये हमने लिखा। यहां से कितना आ गया, 2n - 2 और +3, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ गया। n हम वेरिएबल नहीं ले रहे, अभी हम x वेरिएबल लेके चल रहे हैं, तो ऐसे लिख दिया हमने, 2x + 1 लिखा। क्लियर, यहां तक की बात तो आपको समझ में आई है ना। अब देखो पॉइंट ये समझो, एफ एक्स इक्वल टू ये है ना, हमने यहां से देखते हुए सारी बातें लिखी। क्लियर, नाउ अब देखो ऐसे समझो, एफ एक्स - 2x - 1 = 0, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं। अब आपको पता है कि इसको x = 1 2 और 3 सेटिस्फाई करेंगे ना, बिल्कुल सेटिस्फाई करेंगे। एफ ऑफ 1 पे पूरा 0 = 0 आ जाएगा, 2 पे भी कितना आ जाएगा, 0 = 0 आ गया, 3 पे भी 0 = 0 आ गया। एफ एक्स इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 का दे रखा है ना। अब पॉइंट इज दैट, इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2x - 1 इज इक्वल टू, आई कैन राइट x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3, ऐसा लिख सकते हैं भाई, क्यूबिक है, ठीक है। इसके 3 रूट्स आ रहे हैं, अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हो गए, तो क्यूबिक इज इक्वल टू है ना, ये पूरा टर्म इक्वल टू x - अल्फा इंटू x - बीटा इंटू x - गामा। और आगे क्या कराएंगे हम, जो हायर कोफिशिएंट है, ठीक है, हायर डिग्री का जो कोफिशिएंट है उसको आगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, यहाँ तक का पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है ना। नाउ तो दिस इज हमारे पास में ये इतना टर्म आया। नाउ यहाँ से अगर मैं एफ एक्स कैलकुलेट करता हूँ, तो a इंटू एक्स - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 प्लस साइन ऑफ 2x + 1 हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर, तो यहां तक की बात तो मुझे समझ में आई। अच्छा, ये हमारे पास एफ एक्स आया। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अब बात को समझो ना, कि इफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, वो किस इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम, इस इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो अब मैं इस वाले पॉइंट पर आता हूं, तो बड़े ध्यान से इस बातों को समझना। मैं एक बार इस इक्वेशन को यहां लिख लेता हूं ना, एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स प्लस 3x² बराबर 0। और आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना, ऐसे लिख लेते हैं, दैट इज 4 है। क्लियर है ना, ओके। अब देखो पॉइंट समझो है ना, आपने ये कि एफ एक्स को यहां पर पुट कर दिया, एफ एक्स को मैंने यहां पुट किया, x - 1 यहां से लिखा, इंटू में x - 2 यहां से आ गया, x - 3 यहां से आया, प्लस साइन ऑफ 2x + 1 यहां से आया, इसका होल स्क्वायर तो मैंने यहां लिखा, प्लस 4 टाइम्स ऑफ x इंटू एफ एक्स यहां लिखा है ना, पूरा एफ एक्स आपने यहां लिखा। अब मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं, क्यों नहीं लिख रहा हूं, आपको कारण समझ में आ जाएगा, दैट इक्वल्स टू 0 है ना।
अब देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट एक्चुअली होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट, अभी हमने इससे पहले भी एक और प्रॉब्लम सॉल्व किया था सिमिलर कुछ इस जैसा। प्रोडक्ट ऑफ रूट आता है -1 पावर n कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री। ठीक है, यही आता है। अब देखो कांस्टेंट टर्म की अगर मैं बात करूं तो भाई x से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं बनने वाला। ये भी यहां से भी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, कोई भी कांस्टेंट टर्म यहां से नहीं आने वाला। ठीक है, अच्छा यहां से कोई कांस्टेंट टर्म बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखो अब यहां से अगर देखें, जब पूरे वाले पार्ट को आप मल्टीप्लाई कराओगे तो फाइनली यहां से एक -6 से कांस्टेंट टर्म आ रहा होगा, एक +1 हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका आप स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म कितना आ जाएगा, 1 - 6a, और जब स्क्वायरिंग कराएंगे तो 1 - 6a का होल स्क्वायर। ये यहाँ से कांस्टेंट टर्म आया। आपको बात क्लियर हुई? ठीक है, यहां तक की बात तो यही। अब ना मुझे किससे बात से मतलब है, कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री। हायर डिग्री का कोफिशिएंट क्या होगा, तो जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो यह x³ का टर्म बनेगा, यहां से आएगा ax³। इसका जब पावर आप स्क्वायरिंग कराओगे तो पावर 6 बनेगा। ठीक है, तो हायर डिग्री का जो कोफिशिएंट बनेगा वो कितना बनेगा, a² बना। बात समझ में? यहां से जब आप करोगे तो ये तो क्यूबिक है ना, x में क्यूबिक बनेगा, मल्टीप्लाई कराओगे तो पावर 4 तक जाएगा मैक्सिमम। खैर हमें सभी बातों से मतलब नहीं था, तो मैं जो आपको बोल रहा था बार बार कि किन बातों पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, कि यहाँ पर कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए था ना, ये आ गया। अब बात करते हैं -1 पावर n, तो हमारे पास जो डिग्री बनेगा, हाईएस्ट डिग्री कितना जाएगा, 6 जाएगा, तो n का वैल्यू 6 आ गया, तो इसका वैल्यू 1 आ गया। नाउ अल्टीमेटली इसका वैल्यू कितना गिवन है, 4 गिवन है, दैट इज 4। नाउ उसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, बस a का वैल्यू निकाल लेना है, 1 - a, स्क्वायर रूट आपने ले लिया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, +-2 आ गया। बात क्लियर? बहुत ही बढ़िया ना। अब आज को और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1 - 6 से तो हमने यहाँ से लिखा, +-2a हमने यहाँ लिखा है ना। ठीक है, अब इसको दो पार्ट में सॉल्व करते हैं, प्लस साइन को उधर लेके जाते हैं, तो यहाँ कितना बनेगा, 1 - 8a = 0। ठीक है, माइनस साइन को उधर लेके गए तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 - 4a = 0। नाउ तो a का वैल्यू यहाँ से कितना है, 1/8 आया, और यहाँ से a का वैल्यू कितना है, 1/4 आया, मतलब a की हमारे पास दो वैल्यू जा रही है ना। ठीक है, यहाँ तक की बात तो मैं समझ में आई। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ गए होंगे। अच्छा एक और बात बताता हूँ आप लोगों को, जैसे भी हम भी हमने यहाँ पर जो किया है, मैं आपको माउस से जो दिखा रहा हूँ कर्सर से, कि एक्चुअली ये सारा जो फिनोमेना है ना, ये हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं कई बार, है ना, और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब अभी तक आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स की एक हैबिट और प्रैक्टिस हो जानी चाहिए ना। नाउ उसने क्या पूछा है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ f(4) इज, तो f(4) निकालना है। अल्टीमेटली मुझे f(4) से मतलब है, तो f(4) आप यहां से निकालोगे। अब देखो एक ही डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, तो f(4) भी अलग अलग ही आएगा। तो एक काम करते हैं, पहले मैं यहां से f(4) निकाल लेता हूं। x = 4 मैंने यहां पुट किया, तो a इंटू, है ना, 4 जब यहां पुट कराएंगे तो ये तो बनेगा 3। ठीक है, 4 जब यहां पुट कराएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2। 4 जब यहां पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। और जब 4 यहां पुट कराएंगे, 8 + 1 तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज f(4) आया। अब मैं क्या करता हूँ, f(4) का जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, तो a का वैल्यूज हमने डालना स्टार्ट किया, तो a की हमारे पास दो वैल्यूज आ रही थी, एक 1/4 और एक 1/8 आ रहा है। ठीक है, तो 1/4 डाला मैंने, सॉरी 1/8 डाल देते पहले, 1/8 हमने यहाँ पुट किया, तो 3 यहाँ आया, 2 यहाँ आया और +1, है ना, एक तो वैल्यू ये आया। अच्छा 1/4 जब डालेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 जब पुट कर रहे थे 1 आ रहा, ठीक है ना, तो 3 यहाँ से आया, 2 यहाँ से आया और प्लस का 9 यहाँ से आ जाएगा, ये वैल्यूज आ गई ना। ठीक है, अगर बात को समझा जाए, 2 से अगर इसे कैंसिल करें तो ये 4 टाइम्स इसे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो f(4) अगर मैं यहाँ से अगर देखूं तो ये तो 3/4 प्लस का आ गया 9, ये आ गया। यहाँ से अगर निकालते हैं तो चलो कैंसिल नहीं करता मैं, 6/4 रहने देता हूँ और प्लस का 9 यहाँ से रहने देता हूँ। सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज निकालते हैं, तो 18 तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब सम निकालेंगे तो 9/4 यहाँ से आ जाएगा, मतलब ये हमारे पास में कितना आ गया, 2 पॉइंट, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको वाले पार्ट को वी कैन राइट 2 + 1/4 लिख सकते हैं, मतलब आई कैन राइट 20 + 1/4 लिख सकते हैं। 20 + 1/4 f(4) की पॉसिबल वैल्यूज आई और जिनका सम ये आया, और आपसे पूछा गया इन्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? आई होप आपको इस डीपीपी की सभी प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे ना, और सभी प्रॉब्लम बेहतरीन थी। एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं फटाफट सी ना, कि किन किन प्रॉब्लम्स को आपको ध्यान रखना था, कौन कौन सी प्रॉब्लम है वो क्या क्या बात सिखा के गई है ना। 20 इसका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है ना।
ठीक है ना। तो पहले तो इंटीजर टाइप में प्रॉब्लम समझे। एक देखो ये प्रॉब्लम आपको सिखा के गया है ना, ये कॉमन सेंस का प्रॉब्लम था, ये बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था। इसमें आपको पैरेलल ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन हुआ है ना। तो जिन बच्चों को पैरेलल ट्रायंगल नहीं पता है प्लीज नेट से देखें या कहीं से भी पैरेलल ट्रायंगल के बारे में सारी बातें सीखें और समझें, है ना। और कुछ दिक्कत आती है तो आप मेरे से भी बात कर सकते हैं ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा उसके बाद एक पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में भी आपने एक बात सीखी, लीनियर अपॉन लीनियर है और एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है। भाई इसका खुद का अगर इनवर्स होगा तो कंडीशन क्या आती है, ए प्लस डी, है ना, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ वो जीरो होना चाहिए। उसके बाद प्रॉब्लम में भी काफी दम थी, है ना, ठीक है। उसके बाद में देखो ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन सेंस वाला था, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाला प्रॉब्लम था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने एक बात सीखी फिर से ना, कि मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स को हमें मैथमेटिकली लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं ना, और मिनिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स मैथमेटिकली लिखना है तो हाउ कैन बी राइट, है ना। ओके, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कॉमन सेंस का बढ़िया प्रॉब्लम था ना। ठीक है बच्चों, आई होप आपने डीपीपी नंबर 35 को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से आपने इसको सॉल्व किया होगा। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहो, खुश रहो। ओके, बाय बाय, है ना।